हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली लास्ट लेक्चर होना चाहिए रिवीजन का, प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। स्टार्टिंग में जो सिंपल से जो फॉर्मूले थे या डेफिनेशन था वो पढ़ा था, एंड इसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, एंड बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दो के लिए तो पढ़ लिया था, वेन डायग्राम वाली चीज ना तीन के लिए पढ़ते हैं। कितने के लिए पढ़ते हैं? तीन के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हम लोग तीन के लिए पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूं, है ना, तो आपका एक ये आएगा, ये दूसरा है, एंड ये तीसरा है। तो ये ए बी सी, ठीक है। पहले हम लोगों ने दो के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? ए और बी के लिए। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, सी को भी इंक्लूड कर दिया। तो रीजन की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो भी चीज होती है यहाँ पे रीजन के थ्रू हम लोग करते हैं, नंबरिंग करके। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला पार्ट हम लोगों का दे के रखा हुआ है ना। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये होता है इसका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। कहां से आया प्रूफ, ये सब हम लोगों ने पहले करके रखा हुआ है, और अगर किसी को इसका प्रूफ देखना भी है तो जाके 11th में बेसिक मैथमेटिक्स का एक फोल्डर होगा, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी, कैसे आपका ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, प्लस यहां पे एक चीज और आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारी चीजें आप लोगों का आएगा, है ना। ये क्या है हम लोगों का? ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ। अब मान लो यहां पे हम लोग बात करते हैं, यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अब मान लो मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, केवल ओनली ए की बात कर रहे हैं। ओनली ए का मतलब कौन सा रीजन होगा? रीजन नंबर 1 होगा। क्या होगा हम लोग का? ओनली ए की बात करेंगे तो ये कौन सा रीजन होगा? ओनली ए होगा, 1 वाला रीजन। अब 1 वाला रीजन कैसे निकालें? तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए की वजह से हमारा कौन कौन रीजन एक्स्ट्रा आएगा? 2 3 6 आएगा। तो मैं क्या करता हूं, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देता हूं। अब ए इंटरसेक्शन बी करने की वजह से 2 और 3 वाला रीजन क्या हुआ? हट गया, पर अभी भी 6 वाला रीजन बचा है, तो इसको भी हटा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ऐड क्यों करना पड़ा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि ये वाला रीजन 2 बार माइनस हो गया, उस वाले रीजन को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हो गया था। अब मान लो मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, क्या होगा? ओनली बी वाला हमारा रीजन कौन सा होगा? फोर्थ वाला रीजन होगा, केवल फोर्थ। फोर्थ वाला रीजन कैसे आएगा? सिमिलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। सिमिलर टर्म पे उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली सी भी लिख सकते हैं। ओनली सी के लिए क्या होगा? 7 वाला पार्ट, उसमें क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला पार्ट, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने ये वाला पार्ट लिख के रख लिया। अब सेकंड करते हैं। यहां पे तक आपको समझ में आ गया होगा? हेलो, देखिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट, ठीक है, ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स, मतलब केवल एक इवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारा रीजन क्या क्या होगा? 1 प्लस 4 प्लस 7। डायग्राम वाइज अगर आप बात करोगे तो मैं बना देता हूं, 1 2
3, ये वाला पार्ट जो केवल मार्क्ड पार्ट है, ये केवल ये वाला पार्ट है, ये हम लोगों का क्या होगा, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट होगा। ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे, निकाल सकते हैं अभी जैसे हम लोगों ने निकाला था, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, सबको ऐड कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने आप आपको मिल जाएगा, देखिए। ठीक है, तो उस चीज को आप ऐड करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे आएगा, ए को ऐड कर दो, बी को ऐड कर दो, सी को ऐड कर दो, कर दिया। पर इसके वजह से इसको 2 बार हटाना पड़ेगा, इसको 2 बार हटाना पड़ेगा, इसको भी कितने बार हटाना पड़ेगा, 2 बार हटाना पड़ेगा। और ये कितने बार प्लस होगा, 3 बार प्लस हो जाएगा। कितने बार प्लस हो जाएगा आपका, 3 बार प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी, अब यहां पे 2 टाइम करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाली चीजें हम लोगों को करनी पड़ेगी इस वाले पार्ट के लिए केवल। ठीक है, अब कैसे आया ये भी देख लीजिए, ए बी सी, इसकी वजह से ये 2 बार आएगा, ये कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, ये 2 बार, और ये आएगा 3 बार एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा, तो उसको एक्स्ट्रा माइनस करने के लिए मेरे को प्लस 3 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया, एग्जैक्टली 2 इवेंट का हो गया, एग्जैक्टली 1 इवेंट का। अब बात करते हैं सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, वहां ऑकरेंस वर्ड नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ द इवेंट्स। अब इसका डायग्राम एक बार बना के देखते हैं। वैसे रीजन वाइज बात करते हैं तो कौन कौन सा आएगा, एग्जैक्टली 2 बोला है तो 2 6 5, केवल 2 प्लस 6 प्लस 5, केवल ये ही आएगा, क्योंकि ये 3 है पर उसने एग्जैक्टली, याद रखना एग्जैक्टली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वर्ड, एग्जैक्टली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2 कैसे लाएंगे, 2 के लिए अगर मैं ये वाला करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ये करने की वजह से ये 2 3, ये वाला जो रीजन है, ये थर्ड वाला जो रीजन है। ठीक है, एक बार एक और मार्कर ले लेते हैं, यहां पे मैं ऐसे डायग्राम वाइज भी बता देता हूं आपको। ये मैंने ऐसे बनाया, ये एक और, ये और एक और, तो यहां पे ये वाला रीजन जो मार्क कर रहा हूं, केवल एग्जैक्टली ये वाला पार्ट आएगा, ए बी सी। अब ये वाले रीजन के लिए अब देखिए, ये 1 बार हुआ, ये 2 बार और ये 3 बार, ये रीजन कितने बार काउंट हो गया एक्स्ट्रा, 3 बार। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो गया एग्जैक्टली 2 ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 इवेंट। तो एग्जैक्टली की बात हो गई, तो अब 2 की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये हम लोगों का 2 वाली चीजों का था। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ द इवेंट। अब एटलीस्ट को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, एग्जैक्टली में, तो एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3, याद है जो ए यूनियन बी यूनियन सी था, वो क्या था आपका, एटलीस्ट 1 ऑफ द इवेंट, एटलीस्ट 1 ऑफ द इवेंट था, तो उससे एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते तो एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, तो ओवरऑल पूरा आ जाता। ये क्या है, एटलीस्ट, तो इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली के लिए हम लोगों का जो रीजन आएगा वो आएगा 2 आएगा प्लस 3 आएगा प्लस 6 आएगा प्लस 5, यहां पे एक्स्ट्रा केवल क्या ऐड हो गया, 3 वाला रीजन एक्स्ट्रा क्या हो गया, ऐड हो गया। तो लिख लीजिए फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। अब इस वाली चीज से करने की वजह से जो ये थर्ड वाला रीजन है वो 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। वो क्या होगा, 2 बार एक्स्ट्रा, वैसे देखा जाए तो 3 बार एक्स्ट्रा काउंट होगा, पर हमको 1 चाहिए तो 2 बार क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -2 टाइम
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ये हो गया 3 वाली चीज का कि कैसे हम लोग 3 जो दे रखा होता है उसकी थ्योरी है ये, ठीक है। अब एक नोट करके लिखिएगा इसके बाद, ठीक है, एक नोट करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इफ, नोट करके इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, ये शायद तक डायरेक्टली क्वेश्चन में भी आ सकता है। लिखिए, इफ ए बी सी आर, इफ ए बी सी आर 3 पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इफ ए बी सी आर, इफ ए बी सी आर 3 पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, mutually exclusive event, if A, B, C are 3 pairwise mutually exclusive event, then they will, then they are mutually exclusive event, then they are mutually exclusive event। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट में, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डज नॉट इंप्लाई, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन इट डज नॉट इंप्लाई दे आर, it does not imply they are mutually pairwise exclusive, mutually pairwise exclusive, ठीक है। क्या मतलब है इसका हम लोग देखते हैं कि क्या बोला, अगर आपका पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसका मतलब अगर इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इंप्लाइज ए बी सी आर एक्सक्लूसिव, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट का मतलब बता रहा हूं, ये है। और अगर इफ A, B, C are mutually exclusive, then it does not imply that A, B, C are pair wise mutually exclusive event, ठीक है। ये इसका 2 पॉइंट का मतलब है कि हम लोगों ने इस पॉइंट का जो मतलब पढ़ा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट, नोट में ही एक और पॉइंट लिखिएगा, इफ ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, if ABC, if ABC are pairwise independent, if ABC are pairwise independent, then it does not imply is, and if ABC are pairwise, if ABC are pairwise, if ABC are pairwise independent event, it does not imply that A, B, C are independent event, ठीक है। मतलब क्या है, इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। फॉर A, B, C टू पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए
probability of B, probability of B intersection C, probability of B, probability of C, probability of C intersection A, probability of C, probability of A. ठीक है, for A, B, C to be independent events, probability of A intersection B, probability of A, probability of B, probability of B intersection C, probability of B, probability of C, probability of C intersection A, probability of C, probability of A, probability of A intersection B intersection C, probability of A, probability of B, probability of C. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में ये देखिए, अगर हम लोगों को एबीसी को पेयर वाइज इंडिपेंडेंट चेक करना है, क्या करना है हम लोगों को, एबीसी को अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट चेक करना है तो हम लोगों को तीन कंडीशन चेक करनी है केवल, क्या, ये कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. फॉर एबीसीबी टू इंडिपेंडेंट इवेंट, उसमें हम लोगों को एक एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, हम लोगों को एक एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी पड़ती है. वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर पेयर वाइज रखना है तो तीन कंडीशन चेक करनी है, और अगर टोटली इंडिपेंडेंट चेक करना है एबीसी को तो हम लोगों को चार कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा हमेशा. तो इसमें पॉइंट लिखिएगा, फॉर एन इंडिपेंडेंट इवेंट, फॉर, मैं लिख देता हूं, फॉर एन इंडिपेंडेंट इवेंट, नंबर ऑफ कंडीशन इज 2 की पावर n माइनस n माइनस 1. ठीक है, ये मतलब फॉर्मूला है कि हम लोगों को अगर ए बी सी को फॉर एन इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब जैसे यहां पे 3 इवेंट थे तो उसको के लिए कितने कंडीशन चेक करनी पड़ी, 4 कंडीशन चेक करनी पड़ी. तो ऐसी मान लो अगर 4 इंडिपेंडेंट इवेंट आ गए तो उसके लिए कितनी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, 2 की पावर n माइनस 1 कंडीशन चेक करना पड़ेगा. आप रख के भी देख सकते हो, रखो n की वैल्यू 3 रखो तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5 माइनस 1 4, तो आ रहा है 4 कंडीशन. ऐसी अगर हम लोग के 4 इवेंट रहेंगे तो उसको चेक करने के लिए कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए हम लोगों को 4 रख दीजिए, 2 की पावर 4 16 माइनस 4 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11. मतलब अगर हम लोगों को 4 इवेंट दे रखा है तो उसको पेयर वाइज उसको डायरेक्टली इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए हम लोगों को इतने सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, टोटल कितने 11. ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इस वाले चीज को हम लोग यहां पे यूज करेंगे. और एक और चीज है, अगर मान लो ए और ए अगर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्या है आपका इफ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, if A and B are independent events, then A bar B bar, A bar B bar. ठीक है, ये सारे इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, ये सारे इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे. ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन बन जाए आपका, जैसे सॉरी यहां ए बार नहीं आएगा, यहां पे ऐसे ए बी बार और यहां पे आपका आएगा ए बी, ये नहीं, ये तो हो गया ना, हाँ 4 ही बनेंगे. तो क्या आया, ए और बी आ गया, ए बार बी बार आ गया, ए और बी बार आ गया, एक बच गया, हाँ ये बच गया, ए बार और बी. ठीक है, ए बार और बी, ये जितने हैं ना सारे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, सारे क्या होंगे आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा. तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उससे जितने भी बन जाए आपके कॉम्बिनेशन वो सारे इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे.
ठीक है, तो ये वाली चीज थी हम लोगों की, जो हम लोग अगर तीन आपके सेट्स दे रखे हो तो उसके लिए क्या क्या कैसे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे अभी हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हाँ चलिए बच्चों, ये हम लोग मैंने दो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कर रहा है, कॉइन को क्या कर रहा है, वो टॉस कर रहा है। तो इवेंट ई है हमारा। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है, डाई को थ्रो कर रहा है, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। इवेंट ई में क्या क्या आएगा, क्योंकि इवेंट ई क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा, 3, 6। इवेंट एफ क्या आएगा, मल्टीपल नंबर इज इवन, 2 4 6। ई इंटरसेक्शन एफ आपको देख के समझ में आ रहा है, 6 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लीजिए, तो 2/6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा, 3/6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, 1/6 आएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, टोटल 6 है, तो निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा, 1/3 इंटू 1/2 दैट इज 1/6। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है। इसका मतलब क्या है, इवेंट ई एंड एफ क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। ठीक है, यहां पे हम लोग को कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट आए तो हम लोग इस तरीके से ही चेक करेंगे। क्या करेंगे, ई निकालेंगे, जिसका पूछ रहे वो दोनों निकाल लो, उसके इंटरसेक्शन निकाल लो, निकालने के बाद क्या कर लोगे आप, चुपचाप फॉर्मूला लगा के निकालो। चेक करने का तरीका क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट का, कि दोनों के दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो इंटरसेक्शन वाले प्रोबेबिलिटी के बराबर होना चाहिए। तो ये आ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 1 रफ कर देते हैं, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 रफ कर देते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले 3 कॉइन्स हैं, अगर 3 कॉइन्स है तो इसको टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या आएगा, एच एच एच, टी 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 एच टी। अब देखिए कभी कभी इसको ड्रॉ करिए तो ऐसे ड्रॉ करिए, एच एच टी एच टी एच एच। अब एच टी 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 एच टी 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 एच, इन इसके बाद टी टी टी। तो कोई भी आपसे छूटेगा नहीं, भी कितना वो, ये देखिए 4 और ये 4 8, कोई भी इवेंट आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इवेंट हमारे पास सैंपल स्पेस में कितनी, ये हमारा पूरा क्या हो गया, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आए हमारे, 8 आए हैं। कितने आए हैं, 8, ये पूरे वाले। ठीक है, तो पहला क्या है, इवेंट ई है, 3 हेड और 3 टेल। तो ठीक है भाई, तो इवेंट ई में कितने एलिमेंट आएंगे, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1/4, 2/8। ठीक है, एफ देख लीजिए, एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या, 2 हेड भी और 3 हेड भी, 1 2 3 4, तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज हाफ, 4 डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाए, 8। अब बात कर लेते हैं जी वाले की, तो जी वाला क्या बोल रहा है, एटमोस्ट 2 हेड, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने, 2, तो 0, एटमोस्ट 2 हेड बोला है। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने बोल रहा है, 2 आना चाहिए, तो 0 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड, तो 0 हेड, 0 हेड 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी टोटल एलिमेंट 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, है ना। अब देखिए ई और एफ, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, ई और एफ में कुछ भी कॉमन है क्या, ई एफ, 3 हेड और 3 टेल्स, एटलीस्ट 2 हेड, 3 हेड और 3 टेल्स, है ना। तो एटलीस्ट 2 हेड में क्या कॉमन आ जाएगा, एक 3 हेड कॉमन आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें केवल एक एलिमेंट कॉमन आएगा। कौन सा एलिमेंट वो कॉमन आएगा, जब आपका 3 हेड, एटलीस्ट 2 हेड बोला है ना, तो 2 हेड हो सकते हैं और 3 हेड, तो 3 हेड यहां पे भी आ रहा है, 3 हेड यहां पे भी आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/8 आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2, 1/4 कितना हो गया, 1/8, तो मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला कौन सा है हम लोगों का? एफ एंड जी, सॉरी ई और जी, ई और जी। हाँ, तो 3 हेड और 3 टेल, ये बोल रहा है एटमोस्ट 2 हेड। तो एटमोस्ट 2 हेड वाले में क्या क्योंकि यहां पे दो ही चीज है, या तो 3 हेड या तो 3 टेल। एटमोस्ट 2 हेड में तो 0 हेड, 0 हेड मतलब क्या? 3 टेल। तो एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा, तो यहां से भी लिख सकते हैं कौन सा? ई एंड जी, ई एंड जी, एक एलिमेंट कॉमन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज 1/8। अब निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 7/8, तो टोटल कितना आएगा? 7/32। क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे? क्योंकि 1/8 आना चाहिए था, पर आ कितना रहा है? 7/32। तो इसका मतलब ई एंड जी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, लास्ट क्या है? एफ एंड जी। लास्ट क्या है हम लोगों का? एफ एंड जी। तो एफ एंड जी एटलीस्ट 2 हेड और एटमोस्ट 2 हेड, है ना? तो कॉमन क्या क्या आएगा? अब देखिए, एटलीस्ट 2 हेड में क्या? 2 बार जो हेड आए रहे और 1 बार वो, और एटमोस्ट में, है ना? तो यहां से देखिए एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड वाला कौन कौन सा केस है? ये पूरा यहां से लेके एटलीस्ट 2 हेड ऊपर, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का पूरा ये है। और एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या? 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड, है ना? तो कॉमन क्या आएगा? केवल 3 एलिमेंट कॉमन आएंगे। तो ठीक है, हमारे पास 3 एलिमेंट क्या क्या आएंगे? एफ इंटरसेक्शन जी, 3 एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी इज 3/8। निकाल लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है हम लोगों का? 1/2। ये कितना है? 7/8। तो टोटल कितना आ जाएगा? 7/16। क्या बराबर आया? नहीं। तो एफ एंड जी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट इंडिपेंडेंट होगा और कौन सा इवेंट डिपेंडेंट होगा। इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन से आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की फीलिंग आ गई होगी। अब हम लोग आगे का और भी क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, हाँ, तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि मैंने ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, तो मैंने ये 5 क्वेश्चन पहले ही लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 से ही स्टार्ट करते हैं। स्पेस मिल जाएगा, इतनी स्पेस में हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, स्पेस की कमी है, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? द ऑड अगेंस्ट इवेंट ए। तो मैंने बताया है कि ऑड अगेंस्ट में अगर दे रखा होता है तो n वाला टर्म, जैसे 2:3 है, 2:3, तो n ऊपर होता है, m नीचे होता है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना आएगा? 3/5 आएगा। ये सबको समझ में आता है, क्योंकि ऑड अगेंस्ट में नीचे वाला m होता है और ऊपर वाला क्या होता है? n होता है। इसी तरीके से ऑड इन फेवर, b वाला इवेंट क्या है? ऑड इन फेवर है। ऑड इन फेवर में m कहां होता है? ऊपर, n कहां होता है? नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b डायरेक्टली लिख रहा हूं, 1/3 आ जाएगा, है ना? m/m+n। अब बताइए a एंड b क्या बोल के रखा है? इंडिपेंडेंट इवेंट। यूनियन दे रखा है, यूनियन दे रखा है ना? a यूनियन ये दे रखा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। बट इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है, तो डायरेक्टली उस चीज को मैं ये लिख सकता हूं। अगर ये लिख दूंगा तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लिख लेते हैं। a की प्रोबेबिलिटी 3/5, b की प्रोबेबिलिटी 1/3, 3/5 इंटू 1/3। तो देखिए 3 कैंसिल, तो यहां से 3/5 प्लस 1/3 माइनस 1/5 यही आएगा। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? नीचे 15 आएगा। ये 3, तो ये कितना आ जाएगा? 9 यहां से कितना आएगा? +5 माइनस 3 आएगा। तो हमारे पास कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b 11/15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 से हमने स्टार्ट किया है। 5 में क्या बोला? ऑड अगेंस्ट दे रखा था, तो उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकाल लिया,
ऑड इन फेवर दे रखा था तो उससे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लिया, इंडिपेंडेंट दे रखे थे तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां पे यूज कर लिया। इससे ए यूनियन बी क्या आ गया, 11/15 आ गया। अगर ये 11/15 आया है ना, तो यहां पे अगर ये 11/15, यहां पे mn मैंने यूज कर लिया था पर क्वेश्चन में गिवन था, तो ठीक है, तो m कितना होगा 11, n कितना होगा 15, दोनों का डिफरेंस कितना होगा -4, पर इसने मॉड लगा लिया है तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट था, 2-3 कॉन्सेप्ट को इन्होंने मिक्स किया था, ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट, फिर इंडिपेंडेंट, फिर यूनियन पूछ रहा था, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ मतलब कुछ भी चीजें वापस नहीं डाला जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफर्ड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड थर्ड कार्ड इज एस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कार्ड में क्या आ जाए किंग, दूसरा कार्ड में क्या आ जाए किंग, और तीसरा कार्ड में क्या आ जाए एस आ जाए बिल्कुल। अब बताइए हम कैसे करेंगे, यहां पे किंग की प्रोबेबिलिटी, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। अब सीधी सी बात है, जो तीनों इवेंट है ना, किंग का निकलना, जो पहला कार्ड निकलेगा, फिर दूसरा कार्ड निकलेगा, फिर तीसरा कार्ड निकलेगा, सारे इंडिपेंडेंट होंगे है ना एक दूसरे, क्योंकि पहला कार्ड जब निकल गया वो तो अलग ही हो गया, फिर दूसरा कार्ड किंग निकलेगा वो भी क्या होगा, अलग होगा, तीसरा कार्ड एस निकलेगा वो भी क्या होगा, अलग ही तरीके से निकलेगा। तो इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली क्या आ सकता है कि पहली चांस पे किंग आ जाए, दूसरे पे भी किंग आ जाए, और तीसरे पे क्या आ जाए, एस आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, पहले कार्ड में किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52। अब एक कार्ड निकल गया, अगले की कितनी होगी, 3/51। एस की कितनी होगी, 4/50। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। डायरेक्टली क्या, किंग की प्रोबेबिलिटी, किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52। किंग अब एक निकल चुका है तो 3/51। एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/50, क्योंकि 2 कार्ड पहले ही निकल चुके थे, क्योंकि पहला और दूसरा कार्ड निकालने में संबंध नहीं है, क्योंकि पहला कार्ड अगर निकल गया तो दूसरे कार्ड को पहले कार्ड से क्या मतलब रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, देख लीजिए तो क्या होगा, कट पिट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा कितना नीचे 13 आ जाएगा, यहां से 2/25 आ जाएगा, यहां 17 आ जाएगा। अब इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना जितना भी आएगा, तो क्या आएगा 2/13 इंटू 17 इंटू 25, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं, एक तरीका इसको बोलने का एक और है कि पहले पे किंग निकल जाए, दूसरा देखिए इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं है ना, ये तो पहला तरीका था। अब बाकी जो दूसरा तरीका है जो हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, इसके बाद आगे उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं ना। देखिए क्या क्या बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग K1 K2 S, K1 मतलब क्या, पहले कार्ड पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ K1, प्रोबेबिलिटी ऑफ K2, कंडीशन क्या है कि किंग निकल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S यहां से K2 इंटरसेक्शन K1 हो चुका है, क्योंकि दोनों के, तो K1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4/52। किंग जब हमारा K1 निकल चुका है, तो पहला इवेंट क्या हो चुका है, ये क्या होता है K2 गिवन K1, तो निकल चुका है, इसका क्या आएगा 3/51, ये कितना आ जाएगा 4/50। तो सेम ही आंसर आएगा, केवल उसको बोलने का तरीका अलग था, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। चलिए अब क्वेश्चन 1 की बात, किसी की भी बात कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन 1 की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 पे, हमारे पास बैग में 20 आइडेंटिकल बॉल है, 20 बॉल है, 20 बॉल्स, ठीक है, जिसपे आपका 8 ब्लैक है, 12 ब्लू है। ठीक है, अब देखिए 3 निकाल रहे विदाउट रिप्लेसमेंट, अगेन रिप्लेसमेंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, अगेन कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों को क्या हो जाए, ब्लू बॉल हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 B3 यही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 B3 मतलब
पहले वाले पे B1 की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा यहां, B1 B2 एंड B3, यही आ जाएगा। ठीक है, B1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि 12 ब्लू बॉल है ना, तो 12 अपॉन 20, अब एक निकल गया तो 11 अपॉन 19, 10 अपॉन 18, यही आएगा। काट दीजिए तो ये 2 बचेगा, ये 2 और ये 3, तो ये कट के कितना आ जाएगा 11 अपॉन 57 क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि 3 ब्लू बॉल निकालने, तो पहले बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने की एंड तीसरे की। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने टेकन एंड बोल रहा है 1 आफ्टर 1 भी बोल रहा है, एक साथ भी निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। देखिए क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है हम लोगों का, ए बैग कंटेन ए क्लास कंटेन, बैग नहीं टू क्लास 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। ठीक है, बिल्कुल सही। विच हाफ द बॉय एंड हाफ द गर्ल्स आर कैट आइज, है ना, कैट आइज मतलब क्या कि उन बिल्ली की जैसी आंख है। ठीक है, तो मतलब 20 बॉयज 20 गर्ल्स हैं, तो जिसमें 10 क्या होंगे, जिसमें 10 बॉयज ऐसे होंगे जिनके कैट आइज होंगे, 10 गर्ल्स ऐसे होंगे जिनके कैट आइज होगा। अब क्या बोल रहे हैं, इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर द स्टूडेंट इज बॉय और हैज कैट आइज। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है, हम लोग बोल देते हैं ए इवेंट को बोल देते हैं बॉयज है, बी इवेंट को बोल देते हैं कैट आइज है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही आएगा। अब देखिए यहां पे मेरे को ये बताइए, यहां तक तो हम लोगों ने लिख लिया, यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं टोटल बॉयज कितने हैं, 20 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 40। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैट आइज, टोटल कैट आइज कितनी होगी 20 होगी, क्योंकि हाफ द गर्ल्स एंड हाफ द बॉयज, मतलब 10 बॉयज 10 गर्ल्स, तो कितना हो गया 20, तो कितने हाथ कितना आ जाएगा 20 अपॉन 40, क्योंकि कैट आइज टोटल कितने होंगे हमारे पास 20 होंगे ना, 10 बॉयज के 10 गर्ल्स के। फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी, ऐसे बॉयज जिनके कैट आइज हैं कितने होंगे 10, तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन 40 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 3/4, मतलब 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी जब बॉयज या तो बॉय हो या तो कैट आए वाला इंसान हो। ठीक है, अब कैट आइज मतलब इसने ये नहीं लिखा था, यहां पे क्या लिखा था प्रोबेबिलिटी आइदर द बॉय आइदर द स्टूडेंट इज बॉय और हैज कैट आई, कैट आई में गर्ल्स भी आ सकती थी, तो हम लोगों ने फिर ये वाला पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट क्यों माइनस किया, क्योंकि ये पार्ट एक्स्ट्रा काउंट हो गया था, इस वजह से हम लोग क्या करना हटाना पड़ा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी आप सोच सकते हैं, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कितने बॉयज थे 20 बॉयज, कितने कैट आइज थी 20, कितने ऐसे बॉयज थे जिनके कैट आइज थे 10, तो वो माइनस कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 3/4 आ गया। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, 3 क्या है, ए अर्न कंटेन, 3 कोई अर्न होगा जिसमें अर्न में 10 ब्लैक है, 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट। ठीक है, बॉल्स, 2 balls are drawn from the urn one after one without replacement, again without replacement. What is the probability that both drawn are black? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी B1 B2 मतलब दोनों क्या हो जाए, पहला भी ब्लैक आ जाए दूसरा भी ब्लैक आ जाए, तो ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। अब इसमें आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि B2 B1। अब इसका मतलब क्या है, ये B1 वाली प्रोबेबिलिटी, तो B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10/15, यही होगा। B2 सच दैट इवेंट B1 इज हैपेंड, तो क्या आ जाएगा 9/14, तो डायरेक्टली से 2 3, ये कट के कितना आ जाएगा आपका 3, ये कितना आ जाएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3/7। डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं B1 निकाल लो B2 निकाल लो,
B1 निकालने की प्रोबेबिलिटी 10/15, B2 निकालने की 9/14। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, जो हम लोगों के अच्छे क्वेश्चन थे, जो आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आगे अभी और भी क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हेलो, तो चलो एक और क्वेश्चन हम लोग अब क्या करते हैं, डिस्कस क्वेश्चन करते हैं, है ना, डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखा जाए ना तो हम लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखिए, बॉक्सेस B1 B2 B3 कंटेन डिफरेंट कलर बॉल एज गिवन इन द टेबल। मतलब ये टेबल दे रखा है, इसमें बॉल के बारे में बता के रखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्सेस आर रिस्पेक्टिवली 1/6 1/2 1/3। अब अगर उसको आप जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट है ना, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, क्योंकि बॉक्स ए, बॉक्स 2, बॉक्स 3 जो तीनों बॉक्स हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, सॉरी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, वन ऑफ द बॉक्सेस इज चूजन एट ए रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन इज 23/19, ब्लैक बॉल का ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 23/19 है, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, मतलब ये क्या किया उन्होंने कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, यहां पे उन्होंने प्रोबेबिलिटी बता दी और हम लोगों को एक अननोन दे दिया, उसके बारे में हम लोगों को बोल रहा है, ठीक है। तो बॉक्स बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, बॉक्स B1, ये क्या है हमारा बॉक्स B2 है, ये क्या है हमारा बॉक्स B3 है। यहां इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसको चूज करने की हाफ, इसको चूज करने की 1/3 है। अब यहां पे रिजल्ट क्या है हमारा, ब्लैक बॉल है। चलिए, तो सीधी सी बात है, ब्लैक बॉल अगर हम लोगों ने मान लो बॉक्स B1 आया बॉक्स B1, तो बॉक्स B1 अगर मान लो हम लोगों ने चूज कर लिया 1/6 है, इसको 6 को अच्छे से लिख देते हैं 1/6। मान लो हम लोगों ने बॉक्स B1 को चूज कर लिया, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सबको जोड़ दी। अब ब्लैक बॉल कितने हैं, n है, टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास, n+4 है, तो यहां पे ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी n/n+4। मान लेते हैं बॉक्स B2 आ गया बॉक्स B2। अगर बॉक्स B2 आ गया तब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल कितने हैं बॉक्स में, 3 + 2 + 4 9, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 2/9 आ जाएगा। बॉक्स 3 की बात कर लेते हैं, 4 + 3 कितना हो जाएगा आपका 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, तो बॉक्स B3 से चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/9। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल पढ़ा है हम लोगों ने, क्या बताया, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे हम लोग, इसके बाद ऐड कर देंगे, तो कर दीजिए 1/6 मल्टीप्लाई n+4 प्लस 1/2 2/9 प्लस 1/3 3/9, यही आएगा। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 23/90 रख दीजिए, तो जैसे रखेंगे तो दिख रहा है कुछ कुछ कट रहा है, ये और ये कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो कितना आएगा n+4 1/9 प्लस 1/9, यही आएगा। अब n के लिए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे भी आपका मन है, ये दिख रहा 2/9 है, तो 23/90 माइनस 2/9 n/6 n+4, एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, दिख रहा है एलसीएम 90 ही आएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में 90 आ गया आपका, ऊपर तो 23 माइनस कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है n, 6/n+4 कट के कितना आ गया 15, यही आएगा। और भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, काट दीजिए, कितना कटेगा आपका देखिए 3 5, तो 1/5 और साथ में n/n+4, क्लियरली दिख रहा है n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 1 होना पड़ेगा, तो अपने आप ये कंडीशन क्या करेगी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ये हम लोगों का एक तरीके का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन था, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, प्रोसीड किया। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन था, डायग्राम ड्रॉ किया, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या की प्रोबेबिलिटी लिखी, एंड लास्ट में क्या कर दिया, इसका जो भी रिजल्ट आया हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग एक या दो क्वेश्चन और करते हैं,
देन फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिवीजन वाला क्वेश्चन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। क्या बोल रहा है, ए बुक राइटर राइट ए गुड बुक विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, इफ इट इज ए गुड बुक दैट देन इट विल बी पब्लिश, दैट नहीं होगा, देन इट विल पब्लिश्ड इज 2/3, otherwise it is 1/4. If he writes 2 books, then probability that at least 1 book will be published. अब ये क्वेश्चन ना टोटल, ये थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, आप ये समझिएगा कि सीटी का क्वेश्चन नहीं है, एडवांस लेवल या मेंस का भी नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है। कैसे एडवांस लेवल क्वेश्चन है, यहां पे इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स किया। पहला कॉन्सेप्ट है कि आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन, और दूसरा है बर्नौली ट्रायल्स का, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट को यहां पे मिक्स किया है। तो पहले काम करते हैं, पब्लिश होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर यहां पे अगर वो सही तरीके से लिख रहा है तो उसकी या तो वो अच्छे से लिखेगा या उसका बुक लिखने का मन नहीं होगा। अगर मान लो उसने गुड बुक लिख दिया, यहां पे मान लेते हैं ये गुड बुक है, ठीक है, गुड बुक, क्योंकि हाफ उसके चांसेस है कि सही तरीके से लिखेगा, और ये बैड बुक है ना। अगर वो गुड बुक लिख रहा है तो उसके पब्लिश होने के साथ, तो हम लोग यहां पे क्या निकाल रहे हैं, पब्लिश्ड, ठीक है, बुक के पब्लिश होने के चांसेस, ठीक है। तो कितने चांसेस है प्रोबेबिलिटी, 2/3। अगर खराब बुक भी है और शायद तक उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो भी पब्लिश होने का चांस कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बुक पब्लिश्ड, इंग्लिश पे मत जाना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बुक पब्लिश्ड क्या होगा, 1/2 इंटू 2/3, ठीक है। उसने सही बुक लिखा और 2/3 चांसेस से क्या हो गया, वो पब्लिश हो गया, प्लस गलत तरीके से लिखा, मतलब खराब बुक लिखा, तभी भी लक अच्छी होने की वजह से 1/4 से पब्लिश हो गया। तो कितना आएगा, कट गया, 1/3 प्लस 1/8 कितना आ जाएगा आपका, दिख रहा है यहां से, एलसीएम ले लीजिए 24, कितना आएगा 8 + 3, तो आ गया हमारे पास 11/24 आएगा। मतलब बुक पब्लिश होने का चांस क्या है उसका, 11/24 है, मतलब 11/24 प्रोबेबिलिटी कि उसकी बुक पब्लिश हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एटलीस्ट 1 बुक, एटलीस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, एग्जैक्टली में, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एटलीस्ट 1 बुक क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा बताओ, 1 बुक, एक बुक पब्लिश हो जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बुक, यही हो जाए, है ना। अब पहले बुक में हमारे पास चांसेस क्या है, पहला बुक पब्लिश हो या दूसरा बुक पब्लिश हो, तो या तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख दें, 2C1 से मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया, क्या किया, 2C1 से मैंने क्या किया, एक को सेलेक्ट कर लिया। अब एक बुक अगर सेलेक्ट हो गया तो उसके पब्लिश होने के चांसेस क्या है, 11/24, यही है। अब पहला बुक अगर आपका पब्लिश हो गया, ठीक है, चलिए 1 बुक को इसको ऐसे लिख लीजिए, मत लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A B प्लस दोनों पब्लिश होने का A इंटू B, यही होगा। अब बताइए, A पहले बुक मान लेते हैं, पहला बुक को A बोला है, दूसरा बुक को B बोला है, तो A का पब्लिश होने का चांस कितना है, 11/24, ठीक है। नहीं होने का पब्लिश कितना होगा, माइनस कर दीजिए 13/24, क्योंकि अगर पब्लिश होने का 11/24 है तो ना पब्लिश होने का कितना होगा, 1 - 11/24 प्लस फिर अगेन 11 यहां पे कितना आ जाएगा, 13/24 मल्टीप्लाई 11/24 प्लस 11/24 मल्टीप्लाई 11/24, यही आएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 576 आ जाएगा, ऊपर जोड़ लीजिए 121 प्लस 2 टाइम 11 इंटू 13, कितना 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 143 आ जाएगा। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे टोटल, यहां से कितना आ जाएगा, 121 प्लस कितना आ जाएगा, ये
586 डिवाइडेड बाय 576। तो हम लोगों का बुक पब्लिश, एटलीस्ट वन बुक पब्लिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? जोड़ लीजिए 407 अपॉन 576। ये प्रोबेबिलिटी है कि उसके एटलीस्ट एक बुक पब्लिश हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल था। क्या किया पहले हम लोगों ने? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा के क्या निकाला कि बुक पब्लिश हो जाए। फिर हम लोगों ने क्या लगा दिया? एटलीस्ट वन बुक। अब यहां पे दो ही थे ना, तो मैंने डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर मान लो अगर नहीं होता तो आप लोग बर्नौली वाला फॉर्मूला लगा लेते। कौन सा? NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। यही सेम फॉर्मूला है। N की वैल्यू 2 हो जाती, R की वैल्यू कितनी हो जाती? 1 हो जाती, P की वैल्यू 11/24, Q की वैल्यू कितनी? 13/24। ये पहले वाले के लिए। फिर वन बुक के लिए क्या आ जाता है? यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। इसी तरीके से दो बुक वाला भी प्रोबेबिलिटी आप लोग निकाल लेते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का रिवीजन खत्म कर दिया। प्रोबेबिलिटी में मेन आप देखिए बेस थ्योरम कैसे करना है। चारों लेक्चर को एक बार आप अच्छे से रिवाइज करिए, देन थोड़ा बहुत टारगेट का बुक पढ़िए और नोट्स पढ़िए। उससे आपके सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी और आपका प्रोबेबिलिटी अच्छे से हो जाएगा। इतना पढ़ाने के बाद आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। एंड इसके बाद अभी मैंने एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन का हाफ लेक्चर पढ़ाया था। हाफ लेक्चर अभी मैं एक बार और रिवीजन ले लूंगा, तो वो भी एक तरीके से फुल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं।